नमस्कार मित्रों। आज राजनीति को समझने के लिए हम एक और शख्स के साथ आपको रूबरू करवाएँगे। हमारी कोशिश पिछले वीडियो में जैसे पंजाब को हमने समझा, इस वीडियो में हम आंध्र प्रदेश की राजनीति को समझेंगे। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जगन मोहन रेड्डी जैसे एक इंसान बिल्कुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड है लेकिन एक नई पार्टी बनाते हैं, बम्पर जीत लेते हैं और फिर ऐसे हादसे में 5 साल में चले जाते हैं कि उनको ढूँढना भी बहुत मुश्किल होता है। तो क्या उनकी गलतियाँ रहीं? क्या उन्होंने ऐसा काम किया था जिसके कारण वो इतना अच्छा बहुमत भी हासिल कर पाए? जबकि सामने देखें तो चंद्रबाबू नायडू को ये कहा जाता था कि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, अब इनका कोई स्कोप नहीं है, उम्र हो चुकी है, रिटायरमेंट हो चुका है और वहीं पे 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनावों में चंद्रबाबू नायडू एक अच्छा प्रदर्शन करके बाउंस बैक करते हैं, वापसी करते हैं। तो क्या है आंध्र प्रदेश की राजनीति? क्या है आंध्र प्रदेश के राजनेताओं की हकीकत? इसको समझने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिल रेड्डी। अखिल भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अखिल भाई मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि राजनेता के पास होना ही चाहिए? मतलब राजनेता आप किसको डिफाइन करेंगे? पॉलिटिशियन किसको डिफाइन करेंगे? पहले चीज़ ये है अनूप भाई कि राजनेता जो भी राजनेता बनाना चाहते हैं उसको एक अच्छा विज़न होना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए, साथ में ईमानदार होना चाहिए, वो खुद ईमानदार होना चाहिए और उसको एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। यानी पहले वो राजनीति में आना चाहते हैं, सो उसके उसके पास इतना काबिलियत होना चाहिए कि वो खुद वो प्रोफेशन में सक्सेस हो पाए। सो पहले तो लोग को सेवा करना तो होना ही चाहिए, साथ में विजन होना चाहिए देश के लिए, एक अच्छा खासा प्यार होना चाहिए और उसको एक लॉन्ग टर्म टारगेट पकड़ के चलना है। सो कभी राजनीति में if you want to get successful in politics, so if you want to get into politics, first and foremost thing is love for the country and ये सब चीज होना चाहिए उसको, जब वो जो भी राजनीति में आना चाहता है वो उसको। और पॉलिटिक्स की डेफिनेशन आप क्या मानते हैं? पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? क्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सफलता के लिए राजनेता के पास होना चाहिए? सो आपकी सवाल मैंने नहीं समझा अनुभव भैया। मतलब आप पॉलिटिक्स किसे मानते हैं? जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्राइम करने से ही सफलता मिल सकती है, पैसा हम्म, फेंकने से ही सफलता मिल सकती है। आपके हिसाब बिल्कुल से नहीं। कौन सफल हो सकता है? जो भी आजकल राजनीति ऐसा बन गया, सो हम सबको पता है कि ज्यादातर राजनीति में ज्यादातर लोग क्रिमिनल्स और जिसके पास पैसा होता है वो लोग ज्यादा घुस गए हैं और हमारा भारत राजनीति में हमको ज्यादातर लोग ऐसा ही लोग दिखने को मिलता है। लेकिन जो भी बंदा राजनीति में आना चाहिए, जो भी बंदा राजनीति के लिए सही है मेरे हिसाब से, तो वो बंदा के वो पहले चीज है विचारधारा, उनकी विचारधारा अच्छा होना चाहिए, जो भी राजनीति में आ रहा है और मुद्दों के ऊपर उसका उसका क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए। जब भी ये जो भी मुद्दा है हमारा बेरोजगारी के बारे में, किसानों के बारे में और वरना तो महिलाओं के बारे में, जो भी मुद्दा है हमारा भारत में, सो वो मुद्दों को बारे में उसको अच्छी तरीका से पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज से हमारा भारत में ज्यादातर लोग पीड़ित लोग, दे आर गेटिंग अफेक्टेड। so this is one thing, and second thing and foremost, first and foremost thing, as I have told you, is that ideology. so विचारधारा अच्छा होना चाहिए। जो भी संगठन के हमारा भारत में, विशेष भारत में हमारा जो भी लोकतांत्रिक संविधान के अंदर जो भी संगठन के साथ आप जुड़े होकर काम कर सकता है, लेकिन आपकी विचारधारा और संगठन का विचारधारा
एक ही लाइन पे होना चाहिए। और कोई लोग ऐसा भी होता है भारत में कि जिसको केवल मौका चाहिए, बस विचारधारा के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। सो पहले चीज विचारधारा, उन व्यक्तिगत विचारधारा और संगठन का विचारधारा एक ही होना चाहिए, तभी आप राजनीति के बारे में सोच सकता है। ऐसे लोग ही राजनीति में आना चाहिए। लेकिन हमारा दौर्भाग्य यह है कि आजकल भारत में आपको सबसे ज्यादा लोग पैसा होने वाला, राजनीति में तो पैसा होने वाला यानी क्रिमिनल हिस्ट्री होने वाला लोग ज्यादातर हमको देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया बात बोला आपने। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जिन लोगों के अंदर बहुत ही एम्बिशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है और पोटेंशियल भी होता है, लेकिन जब वो विचारधारा की बात करें तो वो जिस संगठन से जुड़े हैं उस संगठन के साथ उनकी विचारधारा नहीं मैच खा रही होती है, तो एक अंदर से उनको परेशानी सा फील होता है और वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और करने की कोशिश करते हैं, तो उसी पार्टी के कार्यकर्ता उनको दबाए रखते हैं। तो ये सभी के साथ होता है। मैं आपसे अभी बात करना चाहता हूँ आंध्र प्रदेश को लेकर, कि जी आंध्र प्रदेश की स्पेसिफिक, अगर हमें आंध्र प्रदेश को समझना है तो सबसे पहले जियोग्राफी से बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की जियोग्राफी को हम पॉलिटिकल एंगल से किन-किन विभागों में देख सकते हैं? जी, मैं आपको आंध्र प्रदेश मेरा मातृभूमि मातृभूमि है, जहाँ मेरा जन्म हुआ। सो आंध्र प्रदेश के बारे में आप देखा तो पूरा भारत की भौगोलिक स्वरूप में आंध्र प्रदेश एक अच्छी अच्छी खासा जगह में है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में आप देखा तो 2000 किलोमीटर का सी कोस्ट है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्टेट। 2000 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर लगभग, इतना ज्यादा सी कोस्ट है आंध्र प्रदेश में। दिस इज अ बिग एसेट फॉर द स्टेट। एंड जब आप आंध्रा की भौगोलिक स्वरूप देखता है, सो आंध्रा यू कैन डिवाइड इनटू, आप आंध्रा को 3 भागों से विभाजित कर सकता है। सो पहले है कोस्टल आंध्रा, which is the central region of Andhra, and one is Uttarandhra. We call in Telugu, तेलुगु में बोलता है कि उत्तर आंध्रा, दैट इज उत्तर आंध्र प्रदेश, हिंदी में भी वही है। और एक है रायलसीमा। सो 3 रीजन्स है आंध्रा के अंदर। सो तीनों रीजन में अलग अलग चीज होता रहता है। सो आप देखिए देखिए तो उत्तरांध्र में ज्यादातर लोग मच फिशरमैन होता है। सो आप देखिए उत्तरांध्र में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, वाइजैक, श्रीकाकुलम, विजयनगरम and Annamaya district, all these districts come under Uttarandhra Pradesh. So especially ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, वो दोनों जिलों में ज्यादातर लोग आपको फिशरमैन मिलते हैं। सो मछली का बिजनेस ज्यादा चलता है वहाँ। सो फिशिंग पॉन्ड्स एंड ऑल दैट इज मोस्टली ग्रोन, कल्टिवेटेड देयर। एंड आंध्र प्रदेश वो ही रीजन में जो भी मछली दे आर ग्रोइंग, वो अलग देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। सो ज्यादातर वहां से। सो वो एक चीज है। दूसरा है, उत्तरांध्र में आप देखा तो आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर के नजदीक वाला जिला दो है। एक तो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है, एक तो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है। आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर एवो भी कहते हैं। दे दोज टू डिस्ट्रिक्ट्स आर, वो दोनों जिला बैकवर्ड जिले हैं पूरा आंध्र प्रदेश में, क्योंकि वो नक्सल टारगेटेड एरियाज है शुरुआत से। those districts are affected by नक्सलिज्म and they are mostly influenced by नक्सलिज्म। आज भी आपको नक्सलिज्म के बारे में, वहाँ ज्यादातर लोग नक्सल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। पूरा वो हम पूरा वेस्टर्न बेल्ट में देखा तो वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्र, उत्तरांध्र की वो दोनों जिले तक पूरा नक्सल का मूवमेंट था ना। सो वो मूवमेंट में ये दोनों जिले बहुत आगे था। अभी तो पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन इधर उधर हमको आज भी देखने को मिलता है नक्सल की प्रभाव। सो वो पूरा उत्तरांध्र में आप वो चीज देखने को मिलता है। जब आप कोस्टल आंध्रा के बारे में बात करते हैं, कोस्टल आंध्रा में ज्यादातर लोग किसान का लोग होता है। अभी तो नया नया हमारा न्यू कैपिटल रीजन, जब विभाजित आंध्र प्रदेश होने के बाद हमारा नया कैपिटल भी कोस्टल आंध्रा में है, अमरावती। सो वो एक सर्वोच्च नगर के रूप में
आविर्भाव होने वाला है, सो भव्य रूप से। सो वो भी है। और वो कोस्टल आंध्रा में ज़्यादातर लोग बिजनेस कम्युनिटी और किसान कम्युनिटी का मिक्स होता है। सो वहाँ का मेजर शहर होता है विजयवाड़ा, गुंटूर, प्रकाशम, एंड छोटा मोटा तेनाली, रेपल्ले, ऑल दिस शहर, सो जहाँ से कृष्णा रिवर पास होता है। सो दे आर वेरी फर्टाइल लैंड्स फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी, एंड ज़्यादातर लोग यहाँ से बिजनेस कम्युनिटी का लोग आपको देखने को मिलता है। और जब आप रायलसीमा के बारे में बोलता है, दिस इज द मोस्ट बैकवर्ड एरिया ऑफ ऑल थ्री रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश, रायलसीमा। सो जब रायलसीमा के बारे में बात करता है, सो रायलसीमा में 5 डिस्ट्रिक्ट्स है, कंबाइंड बिग ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। वन इज नेल्लूर, चित्तूर, कड़पा, कर्नूल, अनंतपुर। सो ये 5 जिलों ये 5 जिलों में लोग ज़्यादातर किसान की काम करते हैं, वो खेती का काम करते हैं। सो यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। So this geography doesn't have much water resource for the farmers. From पहले से यही अनुभव था उसको, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। आजकल 2-3 डैम बना रहा है, सो टू डाइवर्ट कृष्णा एंड गोदावरी वाटर्स टू रायलसीमा एरिया by government of Andhra Pradesh. So if that becomes successful, then they will have much more agrarian economy that is being grown, we can see in Rayalaseema region. So यही आंध्र प्रदेश की भौगोलिक स्वरूप है, अनुभव भैया। बहुत ही डीप में आपने इस चीज को समझा है। मैं पॉलिटिकल एंगल से थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, जो रायसन और उत्तर आंध्र प्रदेश है, इनमें किस पार्टी को ज्यादा तवज्जो मिलती है और कौन उस क्षेत्र में ज्यादा बड़ा प्रभावित करने वाला नेता है? सो आप देखिए तो शुरुआत से जब आंध्र प्रदेश डिवीजन हैपेंड फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी, तब से लेकर आज तक, सो एक ही तरफ का पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलता है पूरा आंध्र प्रदेश में। सो उत्तरांध्र में तो ज़्यादातर बीसी कम्युनिटी है, सो बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी है, और SC ST ट्राइबल कम्युनिटी भी ज़्यादा है उत्तरांध्र में, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में। सो आपको वो पूरा BC कम्युनिटी है। शुरुआत से तेलुगु देशम पार्टी, TDP रीजनल पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। सो वो पार्टी को ज़्यादा मदद देते हैं ये लोग। और आप कोस्टल आंध्रा में देखा तो ज़्यादातर लोग खम्मा चौधरी कम्युनिटी से लोग आपको देखने को मिलता है। कृष्णा एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ज़्यादातर खम्मा कम्युनिटी से देखने को लोग मिलता है। वो लोग भी चंद्रबाबू नायडू की खुद का कम्युनिटी है वो तो। सो वो लोग भी TDP का सिंपथाइजर्स है और TDP से ही जुड़े होते हैं। और आप जब रायलसीमा का बात आता है, वो पूरा डोमिनेटेड बाय रेड्डी कम्युनिटी। जो मेरा कम्युनिटी है वही कम्युनिटी से लोग ज़्यादातर आपको रायलसीमा देखने को मिलता है, रायलसीमा में देखने को मिलता है। सो वो पूरा लोग है, शुरुआत से कांग्रेस से जुड़े हुआ लोग है ये लोग। और अभी कांग्रेस जब डिवीजन, स्टेट डिवीजन के बाद, जब दोनों राज्य अलग हुआ है, आंध्र एंड तेलंगाना, इसके बाद कांग्रेस पूरा खत्म हो चुका है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज है लोग के अंदर कि हमारा राज्य को टुकड़ा किया। सो इसीलिए पूरा लोग कांग्रेस छोड़ के एक नया पार्टी तभी आविर्भाव हुआ था कि YSR कांग्रेस पार्टी नाम से। YS राजशेखर रेड्डी जब पूर्व आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री था कांग्रेस पार्टी से, उनकी सुपुत्र, उन्होंने खुद की पार्टी शुरू किया, YSR कांग्रेस पार्टी, हम सबको पता है। सो YS राजशेखर रेड्डी की सुपुत्र ने चालू किया हुआ YSRCP को वो सब लोग रायलसीमा की, सो रायलसीमा का सभी लोग मदद करता है और उनके साथ खड़े रहते हैं। सो हम ऊपर ऊपर बात करा तो सो उत्तरांध्र एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश, वो सब वहाँ का सब लोग TDP के साथ खड़े होता है, और रायलसीमा का सब लोग YSR कांग्रेस पार्टी विच इज जगन्स पार्टी के साथ खड़े होता है। तो दो क्षेत्र जो बड़े हैं वहां पर टीडीपी का प्रभुत्व है, और एक क्षेत्र जो है जहां पर YSR रेड्डी कांग्रेस साहब पार्टी। YSR कांग्रेस
लीड करती है। जी। मैं एक मतलब बहुत ही नई पार्टी बनाना, 2 साल के अंदर पूरे प्रदेश को घूमना, अ, इतना मतलब जैसा आप अभी बता रहे हो चंद्रबाबू नायडू की इतनी लोकप्रियता बढ़ जब से बनाए तब से उनकी थी। को चैलेंज करना और फिर अपने फिगर इतने बड़े लाना और 5 साल के बाद बहुमत के आसपास तो दूर, बहुत ही पीछे रह जाना। इसके पीछे रेड्डी साहब की क्या गलती लगती है आपको? क्या ऐसा अचीवमेंट था जो 2 साल में लोगों ने उम्मीदें लगाई थी? और कहाँ पे वो नाराज़गी बन गई जिसके कारण आंध्र की पॉलिटिक्स में चंद्रबाबू नायडू वापस आ गए? हाँ। अ, अनूप भैया, पहले आपकी सवाल पहले सवाल को मैंने पहले आंसर करूंगा, इसके बाद दूसरे सवाल पे आता हूँ। सो पहले आपने पूछा कि जगनमोहन रेड्डी इतना कम उम्र में उतना उच्च पद तक कैसे पहुंच गया। सो एक आपके पहला सवाल है। चंद्रबाबु नायडू तब तक तो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन था। सो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन है, उनका लोकप्रियता भी बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत आईटी के बारे में उनका बहुत, वो तो बहुत नामदार है आईटी के बारे में, और कामदार भी। सो इतना लोकप्रियता के अलावा, इतना लोकप्रियता होने के बावजूद भी जगनमोहन रेड्डी ऊपर उभर कर आया है, एक नेता के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में। सो इसका कारण दो है। एक तो उनकी पापा वाईएस राजशेखर रेड्डी है, को बहुत ज्यादा सिंपति है लोग के अंदर, आंध्रा लोग के अंदर। उन्होंने अकारण से अकारण मौत हो गया उनका, जब उन्होंने रत्सबंडा करके एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम में जा रहा था लोगों के साथ, लोगों को परामर्श करने के लिए। जब उन्होंने वो कार्यक्रम में जा रहा था, मौसम के हिसाब से उनकी हेलीकॉप्टर का ऐसा होकर उन्होंने, उनका डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ। सो वो बहुत बड़ा सिंपति जगन को एक बहुत बड़ा फायदा बन गया उन्होंने इलेक्शन जीतने में। और दूसरा ये भी कारण था कि चंद्रबाबू नायडू ने एक मिस कैलकुलेशन किया। तो चंद्रबाबू नायडू ने सोचा कि पहले जब 2014 में इलेक्शन हुआ था, पहली फर्स्ट इलेक्शन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड आंध्र प्रदेश, तब चंद्रबाबू नायडू ने पवन कल्याण और मोदी के साथ, बीजेपी के साथ साथ गया था इलेक्शन में। सो दे वर टुगेदर, सो दैट प्लेड ए क्रूशियल रोल इन getting the caste vote basing caste equation properly. So that really got a proper caste equation. बट जब 2019 का चुनाव आया था, चंद्रबाबू नायडू ने पवन कल्याण और मोदी के साथ थोड़ा दूर हुआ। सो मोदी और पवन कल्याण के साथ, मोदी जी और पवन कल्याण के साथ उन्होंने he part his ways out, he got away from them. So because of that reason, even the caste equation didn't work. And second, that is the second reason. First reason is YS Jagan have lot of sympathy. His father have lot of sympathy, and that is one reason. And second reason is Chandrababu Naidu, incumbent chief minister back then. So he was having an alliance with BJP at the center and local party at the state, which is Pawan Kalyan Janasena party. But in 2019, that alliance was not there. These are the two reasons why Chandrababu Naidu lost and Jagan won against Chandrababu Naidu. And obviously, there is one more reason, that anti-incumbency तो होता ही होता है ruling party के साथ. So that is one of the reasons. And I am coming to your second question. So why he lost in 2024 elections? वही तो पूछा ना आपने? जी। हाँ। सो अनूप भैया, इसके लिए भी कुछ कारण है। सो पहले तो जगनमोहन रेड्डी, जो भी जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, केंद्रीय या राज्य सरकार, तो डेवलपमेंट और वेलफेयर दोनों को लेके चलना पड़ेगा। एक छोड़ के एक ही चीज के ऊपर ध्यान ज्यादा दे के ऐसा काम, ऐसा सरकार नहीं नहीं चलता है और नहीं चलाना भी। सो आंध्रा और तेलंगाना पे आप देखा तो पूरा साउथ 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 दक्षिण की भारत लोग, दक्षिण भारत का लोग है। सो ऑलरेडी दिस पीपल आर वेरी वेरी politically, they have a lot of political awareness.
from very beginning. So they are very much educated and everything. So no one आजकल जो भी है पूरा भारत में जो भी लोग हैं educated लोग, they don't care about welfare. They might care about welfare, but not to an extent that you will kill development over welfare. So जगन मोहन रेड्डी का तरीका ये रहा था पूरा 5 साल का कि केवल वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना और डेवलपमेंट तो हवा में छोड़ देना। यही कारण था पहले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज ही लेफ्ट डेवलपमेंट कंप्लीटली। ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू डेवलपमेंट, ही वाज ओनली टेकिंग केयर ऑफ द वेलफेयर। एंड सेकंड रीजन, दूसरा रीजन ये है कि चंद्रबाबू नायडू ने ऐसी राजनीतिक खेल खेला कि जगनमोहन रेड्डी को कैस्ट इक्वेशन भी खिलाफ था। 2024 इलेक्शन में जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ था caste equation. Chandrababu Naidu got into an alliance with BJP and also local Jana Sena party, where Jana Sena party is having a huge Naidu vote banking. So which was that vote bank got split in 2019 election, but in 2024 election that vote bank was completely encashed by Chandrababu Naidu's party, which is Telugu Desam party. That is one of the main reasons इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने 2024 इलेक्शन में चुनाव जीत गया। जगनमोहन रेड्डी का और तीसरा कारण है कि खुद की परिवार में भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, जो बहुत वो पब्लिक में आ गया। सो वो भी बहुत एक बड़ा मुद्दा बन गया जब जगनमोहन रेड्डी पापा का छोटा भाई का मौत हुआ था। एक एलिगेशन ये भी था जगन के ऊपर कि जगनमोहन रेड्डी ने वो मौत का कारण, ही इज द कॉज फॉर द डेथ ऑफ हिज ओन uncle, father's younger brother, own sibling of his father. So that is one of the main reasons also that played a very vital role in Jagan's defeat in 2024 elections. These are the main reasons. बहुत बहुत आभार आपका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। Thank इस कन्वर्सेशन से हम 2-3 चीजें जो सीख सकते हैं वो ये है कि सत्ता कभी किसी की ताउम्र नहीं रहती और सत्ता में कोई भी गया है वो वापस भी आ सकता है। शर्त है उसे खेल को समझना होगा, उसे अपने कार्य को समझना होगा, उसे जनता की उम्मीदों को समझना होगा और उस बिल्कुल हिसाब से अपना कार्य करना होगा। इस बिल्कुल एपिसोड बिल्कुल। में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से किसी खास व्यक्ति के साथ मिलेंगे। अ, फिर से एक बार आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अखिल भाई। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भाई, धन्यवाद।